एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोग CDP शुरू किए हुए हैं सीटेट 2023 को देखते हुए 2023 की तैयारी के लिए आप अपना कमर कस के तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं रहता है और जैसे ही आप 2 नंबर 4 नंबर से चूक जाते हैं तो आपको बहुत पछतावा भी होता होगा। तो इसीलिए पहले से अपना प्रिपेयर करना है। तो इस चैनल पर हम लोग 3 टॉपिक जो है ना देखेंगे अच्छे से, एक CDP, EVS और हिंदी पेडागोजी। तो आप समझ लीजिए कि 60 और 15 75 नंबर का आपका सॉल्व होने वाला है और आने वाला समय में हो सके कि और भी टॉपिक आपके लिए इजी कर दें। तो हम लोग पहला वीडियो देखे हुए थे CDP का बाल विकास की अवधारणा से, बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम से इसका संबंध, ये देखे थे पार्ट 1 में। चूँकि ये बड़ा टॉपिक था तो एक पार्ट में किए थे, दूसरा पार्ट 2 है और इसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि जो भी बचे हुए हैं वो जिक्र करेंगे और सीटेट में यहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो टोटल यानी कहें कि इम्पॉर्टेंट सीटेट प्रीवियस ईयर MCQs भी हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आने वाले समय में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं हम टोटल करवाए हुए हैं, 2021-22 वाला करवाए हैं और 22-23 में जो हुआ वो भी करवाए हुए हैं, जो आपको 23-24 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो विकास की अवस्थाएं 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाओं को हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि कई अवस्थाएं, मनुष्य के जीवन की कई अवस्थाएं होते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में 4 अवस्था, उस 4 अवस्था का जिक्र पूरा डिटेल से करेंगे। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था का जो आदर्श काल होता है ये 280 दिन या फिर 9 माह 10 दिन होता है। 9 माह 10 दिन ये आदर्श माना जाता है, हालांकि 2-4 दिन आगे पीछे भी होता है। तो गर्भावस्था हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये बायोलॉजिकल पार्ट्स नहीं है, बायोलॉजिकल टॉपिक नहीं है, ये बायोलॉजी में है, लेकिन गर्भावस्था में भी बालकों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग देखेंगे कैसे प्रभाव पड़ता है यहाँ पर गर्भावस्था। जैसे कि आप लोग को पता होगा, बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि नर और मादा, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु पाया जाता है। तो और जैसे ही ये जायगोट मिलता है तो जायगोट बनता है। जायगोट जिसको हम लोग कहते हैं युग्मज या युग्मनज जो कहें, या जायगोट। तो ये जैसे मिलता है तो गर्भाधारण यहाँ से शुरू हो जाता है। और CDP में हमेशा मोस्ट पॉपुलर लाइन एक होता है कि बालकों का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। मतलब जैसे ही गर्भधारण हो गया वहीं से उस बालक का विकास होना शुरू हो जाता है और जब तक मरेगा नहीं तब तक क्या होगा, विकास चलते रहेगा। तो अब ये गर्भावस्था में कई अवस्थाओं में ये जो जायगोट बना, ये जायगोट कई अवस्थाओं में होता है। शुरुआती कुछ सप्ताह में जो है ये आपका डिम्बा अवस्था में होता है, डिम्बा अवस्था में। फिर इस डिम्बा अवस्था के बाद जो है पिंडा अवस्था में चला जाता है। पिंडावस्था थोड़ा सा बढ़ जाता है और जो 2 महीने के लास्ट यानी तीसरा मंथ में जो है भ्रूणा अवस्था शुरू हो जाता है, भ्रूणा अवस्था। और जैसे आप लोग देखे होंगे जहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है वहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ भ्रूण जांच नहीं किया जाता या लिंग जांच नहीं किया जाता है। तो भ्रूणा अवस्था में जो है बच्चों के लगभग सभी बॉडी पार्ट्स विकसित हो जाते हैं। अब भ्रूणावस्था में, तो भ्रूणावस्था में जो है ना सबसे पहले 3 परत का विकास होता है। बाह्य परत, फिर मध्य परत और आंतरिक परत। ये 3 परतों का जब विकास होता है तो ये बाह्य परत में जो बाहरी अंग होते हैं, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब बाहरी अंगों का विकास बाह्य परत के अंतर्गत होता है। मध्य परत में जो है मांसपेशियों का विकास होता है, यानी मसल्स वगैरह यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाता है। और आंतरिक परत के अंतर्गत आंतरिक अंग जो होते हैं जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय, किडनी, लीवर, ये सब क्या है, आंतरिक अंग है। तो आंतरिक अंग विकास होना शुरू हो जाता है। ये तो था आपका बायोलॉजी वाला पार्ट्स। लेकिन यहाँ पर CDP में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? CDP की बात करें तो CDP में
देखिए गर्भावस्था में जैसे ही शिशु रहता है तो कई चीज, कई कारक, कई फैक्टर जो हैं उसके विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि माता का स्वास्थ्य, यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या होगा कि बच्चे का विकास भी अच्छा नहीं होगा, यानी बच्चे का विकास प्रभावित हो जाएगा। माता को मिलने वाला पौष्टिक आहार, यदि खान पान यानी पौष्टिक आहार माँ को नहीं मिल पा रहा है तो बच्चों का भी डेवलप अच्छे से नहीं होगा। दवाइयों का प्रयोग, अब जैसे कि पता है कि जैसे जोड़ा को यानी कपल को पता चलता है कि हम माँ बनने वाले हैं या पिता बनने वाले हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और डॉक्टर जब कई तरह के प्रयोग करते हैं, कई तरह के क्या, ब्लड जांच कर लिया, अल्ट्रासाउंड लिख दिया, अल्ट्रासाउंड का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे, ये सब का भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना हाई फ्रिक्वेंसी वाला रे होता है। जैसे उस नाजुक या कोमल शिशु के बॉडी पार्ट्स या माइंड पर पड़ता है तो वो इफेक्टिव हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड लिख दिया डॉक्टर, तो अल्ट्रासाउंड जैसे किए, पता चला कि कुछ नहीं है, ब्लड टेस्ट किए कहीं कुछ नहीं है, तो डॉक्टर के घर गए हैं तो कुछ ना कुछ आपको देकर ही विदा करेगा। तो बहुत सारा दवाई लिख देता है, विटामिन वाला, प्रोटीन वाला या फिर कहें कि मिनरल्स वाला, ये सब लिख देता है। और जैसे वो दवा आप प्रयोग करते हैं तो वो एक तरह का केमिकल होता है और इस तरह से बच्चों का दवाई के सेवन से इफेक्ट हो जाता है, विकास प्रभावित हो जाता है। नशीली पदार्थों का सेवन, हालांकि ये गांव देहात में जो है ये नशीली पदार्थों का सेवन गर्भावस्था में माता नहीं करती है, किसी भी अवस्था में माता नहीं करती है, स्वस्थ भी रहती हैं तो नहीं करती हैं। लेकिन बड़े बड़े शहर में क्या होता है कि नशा के एडिक्ट होते हैं, नशा के आदी हो जाते हैं, तो वो महिला गर्भावस्था में भी नशा से परहेज नहीं कर पाते हैं और जैसे वो नशा का सेवन करता है तो उसके आने वाले बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, आने वाले बच्चों का मस्तिष्क के डेवलप पर विकास पर प्रभाव पड़ जाता है। आगे संवेगात्मक व्यवहार, जैसे संवेगात्मक व्यवहार का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। माँ डर है, माँ किसी चीज़ से डर गई, घृणा है, किसी चीज़ से ईर्ष्या है, चिड़चिड़ापन है, तो वो जिस तरह से आप गर्भावस्था में रहते हुए बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, गर्भावस्था में रहते हुए आप एक माँ होने के नाते व्यवहार कर रहे हैं, वो सारा संवेगों का भी इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। तो ये क्या है कि गर्भावस्था, तो गर्भावस्था पर ये सब क्या है, इफेक्ट है, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा है शैशवावस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। आपको प्रश्न पूछ दे कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है, तो एकदम शैशवावस्था को मार देना है, क्योंकि ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। क्यों होता है कि हालांकि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं शैशवावस्था के उम्र को लेकर अलग अलग राय भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो मानते हैं ये जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। हालांकि जो फ्रायड होते हैं ये फ्रायड मानते हैं जन्म से 4 या 5 वर्ष, मानते हैं। पियाजे भी 2 वर्ष मानते हैं, इसको पियाजे भी मानते हैं, कोल भी 2 वर्ष मानते हैं। तो मैक्सिमम मनोवैज्ञानिक जो हैं 2 साल ही मानता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, लेकिन फ्रायड का भी ये आदर्श माना जाता है, ये भी ठीक ठाक है कि जन्म से 4-5 वर्ष तक शैशवावस्था रहता है। अब ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों हो जाता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए कि शैशवावस्था की क्या विशेषताएं। शारीरिक विकास या वृद्धि जो लिखें, विकास में तीव्रता, यानी पहली इसकी विशेषता क्या है कि जैसे शिशु जन्म लेता है तो इसके शारीरिक वृद्धि तेजी से होने लगता है। और हम लोग ये सब चीज़ नोटिस भी करते हैं कि जैसे शिशु जन्म लेता है तो 6 महीने के बाद उसका बॉडी जो है ना बढ़ जाता है, साल भर बाद फिर देखिएगा तो फिर बढ़ा हुआ, यानी बहुत तेजी से शारीरिक विकास में वृद्धि होती है। सीखने में तीव्रता, देखिए सीखने में तीव्रता क्यों हो जाता है कि चूंकि जो है शिशु जैसे जन्म लेता है तो उसके लिए पूरा दुनिया क्या होता है, नया होता है,
पूरी दुनिया नई होती है और दुनिया के हर चीज़ नए होते हैं, और जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है तो सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जिज्ञासा की भी प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस अवस्था में ज़्यादा होती है? तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था में क्यों? क्योंकि उसको जानना होता है, नया दुनिया होता है। जैसे जानने का ललक आप में भी हो जाएगा तो आप में क्या हो जाएगी? सीखने में तीव्रता आ जाएगी। पर निर्भर, चूंकि शैशवावस्था जो होते हैं ये पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर अपने काम के लिए निर्भर होते हैं। चाहे उसको शौच जाना है, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, नहाना, साफ सफाई जितना भी है वो अपने से नहीं कर पाता है। यानी 2 साल का बच्चा सोचिए ना क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। तो वो दूसरों पर डिपेंड होता है, पर निर्भर होता है। दूसरा है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना, ये आत्म प्रेम की भावना क्या होती है कि आप देखे होंगे कि कोई बच्चा है, उसके हाथ में कुछ है, आप उससे मांगिएगा कि दो बाबू जरा, तो वो कभी देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आप भी कुछ उसको खाने पीने की चीज़ें या कुछ अट्रैक्टिव चीज़ है उसको दे दिए या फिर वापस मांगिएगा तो देने वाला नहीं है। इसी को कहते हैं आत्म प्रेम की भावना। मतलब कि स्वयं अपने से और अपने चीज से उसको बेहद लगाव होता है, जो दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता। इसी को कहते हैं आत्म प्रेम की भावना। आगे है नैतिकता की अभाव। नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव मतलब उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, इन सभी चीज़ों का उसको जानकारी नहीं होता, उसका अभाव होता है, तो वो अनैतिक व्यवहार करता है। चूँकि उसको ज्ञान ही नहीं है तो उसके अंदर शैशवावस्था के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति यानी जो शैशवावस्था होता है वो बड़ों का नकल करता है, नकल करके सीखता है। चाहे वो बोलना रहे, भाषा सीखना रहे, तो दूसरों का सुनते सुनते नकल करते करते भाषा सीख लेता है, या चलना बोलना, कोई बातचीत करना या फिर कोई काम सीखना, ये सब क्या है? अनुकरण द्वारा ही सीखता है। एक और है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। आधारित व्यवहार देखिए, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार क्या होता है कि हर जीव का अपना अपना मूल प्रवृत्ति होता है। जैसे नॉर्मली यदि बात करें कि कोई जानवर है, जानवर के बच्चे का जन्म होता है, 2 घंटे के बाद खड़े हो जाता है, 4 घंटे के बाद वो चलने लगता है, तो ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। लेकिन मनुष्य के संतान साल भर में चलता है, तो ये इसकी मूल प्रवृत्ति है। लेकिन जो अवस्थाओं में मूल परिवर्तन की बात करें, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इसमें मूल प्रवृत्ति क्या होती है कि नींद आने पर कहीं भी सो जाना, ये उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। शौच आने पर कहीं भी पैंट में भी कर देना, खाते खाते भी सो जाना नहीं, या फिर कोई चीज़ से वो इरिटेट है, अपने गुस्से को सीधे सीधे व्यक्त कर देना, ये सब क्या है? बच्चों की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार है। आगे है बाल्यावस्था, ये अनोखा काल। बाल्यावस्था अनोखा काल, और ये जो भी मान लें आप 2 या 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था रहता है, और इसकी कुछ खासियत होती है। ये अनोखा काल क्यों हो जाता है? आपको प्रश्न पूछे कि अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था। 3 प्रश्न आपके हेडिंग में ही हैं, यानी शीर्षक में ही है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था, अनोखा काल बाल्यावस्था, और फिर जब किशोरावस्था पढ़ेंगे तो कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल। तो अनोखा काल क्यों कहा जाता है? देखिए, बाल्यावस्था देखिए 2 या 5 वर्ष का होता है, तो बच्चा सबसे पहली बार, यानी पहली बार अपने जीवन में वो पहली बार स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, और वहाँ पर वो देखता है कि यहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चे हैं, अलग अलग जो हमसे अनजान है या हम किसी को जानते नहीं हैं, टीचर भी अलग अलग हैं। तो जैसे पहली बार विद्यालय जाता है तो इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है प्राक या प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था। प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था, चूँकि ये पहली बार विद्यालय ये बालक जो है जाता है, तो इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था। और जैसे बाल्यावस्था होता है तो ये
खेलने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपना सुध बुध खो देता है। यानी खेलने में ये इतना आनंद लेते हैं कि इतना मज़ा आता है कि ये यहाँ तक भूल जाता है कि मेरा शरीर गंदा हो रहा है या फिर मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये भूल जाता है। इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है गंदगी की अवस्था। गंदगी की अवस्था यानी डर्टी एज, डर्टी एज, डर्टी एज। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। निर्माणकारी अवस्था, निर्माणकारी अवस्था क्यों कहता है? क्योंकि यही वो अवस्था होता है जो कि इसके भविष्य का बेसिक यहीं पर तैयार होता है। बेसिक की बात करें, जैसे इसको आगे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, या फिर किसी विषय वस्तु में इंटरेस्ट लेना हो, किसी विषय में इंटरेस्ट लेना हो, सारा चीज़ यहीं से निर्माण होता है। इसलिए इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक कहते हैं निर्माणकारी अवस्था। तो ये इसकी कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं। और जैसे इस अवस्था में ये पढ़ने लिखने लायक हो जाता है, तो इसीलिए जो भी बेसिक चीज़ें होती है इसको पढ़ाना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप जैसे अंक गणित हो, और अंक गणित हो चूँकि ये भाषा जो है सीखना प्रारंभ कर देता है। यानी कहें कि भाषा ये सीख चुका होता है लेकिन भाषा के बारीकी को नहीं सीख पाता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको भाषा का ज्ञान करवाना चाहिए, भाषा का ज्ञान देना चाहिए, भाषा की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। विज्ञान हो, इतिहास हो, नागरिक हो, या जिस तरह की जो भी विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, नैतिक विज्ञान हो, मॉरलिटी हो, ये सारे गुण जो हैं यहाँ पर इसको शिक्षा का स्वरूप के रूप में देना चाहिए। कि पहली बात है क्या, इसका जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इसकी गति में तीव्रता जो होती है वो घट जाता है। गति की तीव्रता स्थिर हो जाती है यानी घट जाती है। यानी जो तीव्रता वृद्धि की शैशवावस्था में थी वो बाल्यावस्था आते आते क्या हो जाता है, एक तरह से स्थिर हो जाता है। आप नोटिस कीजिएगा जो 5-6 साल का बच्चे हैं ना, 10 साल में भी देखिएगा ना, लगेगा बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका वृद्धि जो है, वृद्धि की गति यानी गति की तीव्रता जो है वो स्थिर हो जाता है या रुक जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि विकास चल नहीं रहा होता है, विकास भी चलता है, लेकिन वहाँ पर उसका क्या हो रहा है, विकास वो मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। तो परिपक्व होता है, परिपक्वता। यानी एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में वृद्धि दर सबसे अधिक होती है? तो सबसे पहला होगा क्या, शैशवावस्था में सबसे अधिक वृद्धि दर होता है। फिर दूसरा में जो होता है वो किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। और सबसे अधिक यानी सबसे कम जो है वृद्धि दर बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। आगे है किशोरावस्था। किशोरावस्था को कहा जाता है जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल, क्वेश्चन पूछ दे कि जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्यों कठिन कहा जाता है, ये कई पॉइंट हैं, इसमें कई तर्क हैं। अब देखिए, ये सबसे पहले इसके शब्दों पर जाएं। इसका इंग्लिश होता है एडोलेसेंस, एडोलेसेंस। और ये एडोलेसेंस जो होता है लैटिन भाषा के, किससे, लैटिन भाषा के एडोसियर से निकला हुआ है, लैटिन भाषा के एडोसियर, एडोसियर। और इस एडोसियर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर। यानी यहाँ मैच्योर हो रहा है बच्चा जो है, अब मैच्योरिटी की ओर जा रहा है, मैच्योरिटी इसके अंदर आए, परिपक्वता इसके अंदर आए, उसकी ओर ये बढ़ रहा है, परिपक्वता की ओर। अब ये जैसे हो गया। अब दूसरी बात थोड़ा सा जो है इसमें कि ये सबसे कठिन काल कहने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर दो तरह का पहले सिद्धांत है, इसके विकास को लेकर दो तरह का सिद्धांत है। एक हाइडो कमेटी का रिपोर्ट भी आया था कि 10-11 साल के बच्चों के नसों में यानी ब्लड में इतना ज्वार होता है कि इसको आप जिधर चाहें ये पूरी ऊर्जा के साथ ये उधर मुड़ सकता है, ये चीज़ आया। इसीलिए देखिएगा आर्मी हो, नेवी हो, ये सब में जो है ना बहुत ऊर्जावान होता है ये एज, इसलिए इस अवस्था में ही बहाली होता है। 16 से 18 या 22 तक होता है। 22 तक इसके बाद पूछने वाला आपको नहीं है, यानी 24-25 के बाद पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपके ब्लड का जो ज्वार है ना, गर्मी है ना, वो शांत हो जाता है और आप वहाँ दुश्मनों से लड़ने में जो है ना अपना सेल्फ डिफेंस ज़्यादा खोजिएगा। इस अवस्था के बालक क्या करते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं। यानी तो ये चीज़ हो गया। तो इसके विकास के संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, और दूसरा
क्रमिक विकास का सिद्धांत। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो है ये स्टैनले हॉल दिए हैं, स्टैनले हॉल ने दिया था। और ये क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है किंग हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, हॉलिंगवर्थ, ये सभी हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ दोनों का कथन है। स्टैनले हॉल कहता है कि ये स्टैनले हॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम ही था एडोलेसेंस, और उसमें इस सिद्धांत को प्रकाशित किया था कि जैसे बाल्यावस्था समाप्त होता है किशोरावस्था में अचानक परिवर्तन होता है, अचानक विकास होता है, इसीलिए उसको कहा गया आकस्मिक विकास का सिद्धांत। अचानक किशोरावस्था आ जाता है। और ये चीज़ हम लोग देखते भी हैं, जो बॉडी पार्ट्स, जो शारीरिक गुण बाल्यावस्था तक बच्चों में नहीं होता है और जैसे ही किशोरावस्था आता है तो बालकों में वो चीज़ दिखने लगता है। जैसे लड़के हैं मूंछ हो, अंडर आर्म हो, और लड़कियां हैं तो वक्षस्थल हो, फिर मासिक धर्म हो, ये सब आना शुरू हो जाता है। इसीलिए स्टैनले हॉल क्या कहता है कि किशोरावस्था जो है ये आकस्मिक विकास हो जाता है। किशोरावस्था में आकस्मिक यानी अचानक विकास हो जाता है। और क्रमिक विकास के सिद्धांत के जो प्रबल दावेदार सब हैं, किंग हैं, थॉर्नडाइक हैं, हॉलिंगवर्थ है, इन लोगों का कहना है कि नहीं, हर चीज़ का एक क्रम होता है, सिस्टम होता है। बाल्यावस्था के बाद अचानक जो है किशोरावस्था नहीं आता, एक क्रम के आधार पर आता है, और इसी क्रम के आधार पर जो है किशोरावस्था भी आता है। और किंग जो है तर्क देते हैं कि जैसे अगले ऋतु का जो है हमको लक्षण पिछले ऋतु में ही दिखने लगता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि ठंडा खत्म हुआ तो वहाँ गर्मी दिन में लगता था, सुबह शाम ठंडा लगता होगा, लेकिन दिन में गर्मी, फिर सुबह, यानी अचानक ठंडा खत्म होके अचानक गर्मी नहीं आ गया। यानी पहले ठंड धीरे धीरे कमा, फिर जो है गर्मी धीरे धीरे बढ़ा। तो वही किंग कहता है कि उसी तरह जो बाल्यावस्था जैसे समाप्त होता है तो धीरे धीरे एक क्रम के तहत जो है किशोरावस्था का आगमन होता है। अब देखिए ये किर्कपैट्रिक जो है, किर्कपैट्रिक ये तर्क देते हैं कि इसका क्यों जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किर्कपैट्रिक कहता है कि पहली बार बालक जो है किशोरावस्था में ही नशा के बारे में सुनता है, नशा को करीब से देखता है और नशीली वस्तुओं का सेवन शुरू कर देता है। और सोचिए कि जो नशा का सेवन करेगा तो कठिन काल किसका होगा, किशोरावस्था का। फिर जाके जो है दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पर ये चाहता है स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, यानी अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र चाहता ही नहीं कि हम माता पिता या बड़े लोगों के जो है ना अंडर में रहें, ये कभी चाहता ही नहीं है। और जब ये स्वतंत्रता इसको नहीं मिलता है और बदले में ज़बरदस्ती बड़े लोग क्या करते हैं कि तुमको ये नहीं ये करना है, तब जो है इसका जीवन कठिन हो जाता है, जीवन जो है इसका कठिन काल होना होता है। और यहाँ पर जो है ना किशोरावस्था में पहली बार जो है ना एक बहुत बड़ा जीवन का, हो सके कि आप लोग सबको हुआ हो, प्यार यानी यहाँ पर जो है अफेयर होता है, विषम लिंगी के प्रति जो है ना आकर्षण हो जाता है, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को आकर्षण करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, और जिसके कारण एक दूसरे को चाहने लगता है। और चाहने के बाद जो है जब इसको पता चलता है कि तू जो ना मिली तो नहीं, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। और जैसे ही ये अपने प्यार का इजहार करता है, नहीं मिलता है, या फिर बड़े लोग जान जाते हैं, इसको रोकते हैं, रोकने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर इसकी मृत्यु दर जो है आत्महत्या करने की कोशिश की जाती है। और रिपोर्ट के आधार पर जो है जितने भी अवस्था हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, जितने भी अवस्था हैं, सबका कंक्लूजन निकालते हुए मृत्यु दर का रेशियो निकाला गया तो किशोरावस्था का मृत्यु दर सबसे अधिक होता है। सिर्फ एक वजह नहीं होता है, कई वजह हो सकता है। जैसे कि मैट्रिक इंटर का एग्जाम होता है, उस समय किशोरावस्था रहता है, बहुत अच्छा तैयारी किया है, समाज में उसका नाम है कि फलना भाई बहुत पढ़ने में तेज है, और उसका रिजल्ट खराब हो जाता है या फेल हो जाता है। इस वजह से भी बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो कारण सिर्फ एक नहीं हो सकता, कई कारण हो सकते हैं। या फिर उसका इकोनॉमी प्रॉब्लम हो, वो पढ़ना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो, और उसको समाज से सपोर्ट नहीं मिलता है, इकोनॉमी से सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो जो है ना सुसाइड करने लगता है। तो ये कई वजहों से रिपोर्ट के आधार पर पाया
पाया गया क्या, किशोरावस्था में मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। और इसके जो शरीर होते हैं, शरीर में अचानक कुछ जो है ना परिवर्तन होता है, अचानक कुछ परिवर्तन होता है। अचानक परिवर्तन होने के कारण जो है ना इसको क्रोध, घृणा, भय या फिर चिड़चिड़ापन वगैरह इसके अंदर आ जाता है। जैसे अचानक परिवर्तन क्या होता है कि लड़कियों का मासिक धर्म आना, लड़कों का जो है मूंछ वगैरह आना, ये सब होने के बाद जो है ना अचानक इसके अंदर परिवर्तन आने से इसके अंदर क्रोध, चिड़चिड़ा, घृणा ये सब वगैरह आने लगता है, जिससे इसका जीवन कठिन होने लगता है। तो ये था किशोरावस्था। अब हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखिए, हालांकि समकक्षी बाल्यावस्था में भी हो जाता है, लेकिन समवयस्क वयस्क पूछ रहा है तो वयस्क सोचिए किस अवस्था में होता है, तो इसका आंसर सी टेट रखा है किशोरावस्था। तो समवयस्क पूछा, समकक्षी पूछता तो बाल्यावस्था होता, समवयस्क पूछ दिया है यानी एडल्ट, तो किस अवस्था में, किशोरावस्था में समकक्ष यानी समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने की बात तक हो जाती है। दूसरा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, आप कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो कैसे समझेंगे, आपको बौद्धिक विकास हुआ है या शारीरिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास, क्या है, बौद्धिक विकास। आपको बुद्धि, आपके अंदर बुद्धि का विकास हो गया तभी आप कोई कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। क्या है, शरीर के आकार में वृद्धि होने का कारण क्या है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है तभी शरीर की वृद्धि होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास, देखिए मानव का जो विकास होता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सब है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। आध्यात्मिक नहीं होता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक यहाँ भी नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो बालकों में यानी मानव में विकास का क्षेत्र क्या है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, संज्ञानात्मक जिसको मानसिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक है। ये ऑप्शन नंबर है 4। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, नहीं, प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जन्म से पहले ही। शुरू में भी हम लोग देखें कि बच्चों का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर प्रसव पूर्व का मतलब है क्या, शिशु जब जन्म ना लिया हो उसके पहले से, इसको कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूना का अनुगमन करती है। देखिए, विकास जो है एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न हो सकती है। किसी को मैथ ज़्यादा पसंद है, किसी को मैथ में डर लगता है, तो यानी एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। एक नमूने का अनुगमन करती है, एड़ी से चोटी, ये मनोवैज्ञानिक कोई सिद्धांत है ही नहीं। अव्यवस्थित नहीं, जब भी होगा क्या होगा, व्यवस्थित होगा। अप्रत्याशित यानी सरप्राइज नहीं, क्या, क्रमबद्धता और व्यवस्थित, यानी जो भी विकास हो लेकिन बच्चों में विकास क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक होता है, एक क्रम से होता है, लगातार निरंतरता से होता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए कौन सा एक उचित है, यानी 3 गलत हो सकता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। कहता है जन्म हुआ, विकास प्रारंभ हो गया और जन्म के समय ही समाप्त हो जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, ये भी गलत है। विकास क्या है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। विकास पृथक है, यानी विकास जो है पृथक मतलब अलग, अलग नहीं। विकास क्या है, एकीकरण होता है, यानी कई अंगों का, कई चीज़ों का एकीकरण करते हुए विकास करता है, तो ये भी गलत। यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो समाज है, कल्चर है, ये भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। शैशवा काल की अवधि है, शैशवा काल अभी बताया, जन्म से 2 वर्ष तक शैशवा काल। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। डैश के बजाय मध्य बाल्यावस्था में क्या है,
कि सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित होता है। यानी बालकों में सामाजिकृत के बजाय क्या होता है, अहं केंद्रित होता है। यानी समाज जो तय करता है उसके हिसाब से भाषा नहीं होता है, अपना मनमाने तरीके से होता है। जैसे जैसे फिर बड़ा होता है तो उसके अंदर अहं केंद्रित के बजाय तब क्या हो जाएगा, सामाजिकृत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। विकास डैश से डैश की ओर चलता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास कहाँ से कहाँ चलता है, सामान्य से विशिष्ट। जैसे शिशु जन्म लेता है तो पहले सिर को उठाता बैठाता है, तो सिर हो गया क्या, सामान्य अंग। फिर सिर के अंदर है आँख, कान, नाक, ये सब एक्टिव होना, ये विशिष्ट, एक एक विशिष्ट चीज, स्पेशल चीज का विकास होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो, और जिस तरह से हम लेके चल रहे हैं कि आपके लिए जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर किस तरह से प्रश्न आता है उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर भी कर पाएँ। आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट भी कर लिया करें। तो दूसरा टॉपिक लेकर बहुत जल्द ही आएंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।